चलो हम एंडोक्राइन फिजियोलॉजी का रिवीजन कर लेते हैं। एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के अंदर हमें क्या करना है, हार्मोन्स करने सारे और उनसे रिसेप्टर्स उनकी वगैरह, मतलब कौन से रिसेप्टर्स पे क्या एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। बट हार्मोन्स करने से पहले हम देख लेंगे सारा रिसेप्टर सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, क्या करते हैं, और सेल सिग्नलिंग की टाइप्स वगैरह, हार्मोन कौन से रिसेप्टर्स पे आते हैं, इसको हम बेसिक देख लेते हैं रिसेप्टर फिजियोलॉजी को, और फिर वन बाय वन हम हार्मोन्स को देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। हार्मोन्स बेसिकली क्या है, हार्मोन्स हमारे सब्सटेंस दैट हैव अ स्पेसिफिक रेगुलेटरी रोल ऑन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन। पहले हम कहते थे कि वो हार्मोन्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू किसी और ऑर्गन पे जाके इफेक्ट शो करते हैं, बट अब जनरलाइज हो गई है। ब्लड के, यस ब्लड के थ्रू भी होता है, बट ये बाकी मतलब ज़रूरी नहीं है कि ब्लड के थ्रू हो, वो अब एक टाइप बन चुका है। तो हार्मोन्स क्या है, सब्सटेंसेस दैट हैव स्पेसिफिक रेगुलेटरी इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन। सही। अब वो ऑर्गन क्या है, इसको देखते हैं सेल सिग्नलिंग को में समझेंगे। सेल सिग्नलिंग हमारे पास एंडोक्राइन होती है, ऑटोक्राइन होती है, पैराक्राइन होती है और डेक्स्ट्राक्राइन होती है। एंडोक्राइन क्या होती है, टारगेट टू द ट्रैवल टू द टारगेट वाया ब्लड वेसल। अब इसको पहले देखो, इसको देखो, इसके अंदर क्या है, देखो हमारे पास ये हमारा सेल है जो कि एक्चुअल काम का है, जो रिलीज़ करेगा, और ये हमारे टारगेट सेल्स है। पहले के अंदर क्या है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है, इसने हार्मोन्स रिलीज़ किए, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू दूसरे ऑर्गन तक पहुंचेंगे। दूसरा हमारा क्या है, ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन के अंदर क्या होता है, ऑटोक्राइन के अंदर हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं वो खुद ही पे एक्ट कर रहे होते हैं। और फिर पैराक्राइन और डेक्स्ट्राक्राइन के अंदर क्या होता है, नेबरिंग सेल के ऊपर हार्मोन जाते हैं। अब वो नेबरिंग सेल के ऊपर अगर डिफ्यूजन के थ्रू जा रहे हैं तो हमारा पैराक्राइन, और अगर डिफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत ही पास है, तो ये होगा हमारा डेक्स्ट्राक्राइन। सही हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हार्मोन्स जो आ रहे हैं, ये जो रिलीज़ कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, इसकी क्या रेगुलेशन क्या है। तो रेगुलेशन के अंदर हमारे पास दो सिस्टम आ जाते हैं, एक रिदमिक कंट्रोल है और रेगुलेशन की, और एक है फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक के अंदर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, जो हम किसी मतलब कोई भी स्टिमुलस आता है तो और किसी भी चीज़ की पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो कंट्रोल हो रहा है, फीडबैक सिस्टम। रिदमिक का थोड़ा हम करते हैं। रिदमिक के अंदर हमारे पास तीन टाइप के हैं, अल्ट्राडायन, सर्काडियन या डायर्नल, और इंफ्राडायन। अल्ट्राडायन क्या होता है, अच्छा सर्काडियन हमारा पता है तो पहले इसको देख लेते हैं। सर्काडियन रिदम्स क्या होती हैं, जो कि 24 आवर्स के टाइम पीरियड पे हो रही हो, जैसे हमारे एडीएच की रिलीज़ है या एसीटीएच का रिलीज़ है या कोर्टिसोल का जो रिलीज़ है, वो हमारे सर्काडियन है। सुबह को वो रिलीज़ होगा और फिर नेक्स्ट सुबह को दोबारा ज़्यादा पीक होगी उसकी। सही है। फिर अल्ट्राडायन हमारे क्या है, वो कंट्रोल्स जो कि हमारे दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं, सिर्फ एक बार नहीं हो रहा। जैसे सर्काडियन एक बार 24 आवर्स के अंदर होते हैं, अल्ट्राडायन मोर देन 1 या मोर देन 2। बेसिकली उनका टाइम पीरियड क्या है, 24 आवर्स का से कम है। जैसे फूड इंटेक है तो दिन में 3-4 बार होता है, तो वो जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं फूड की वजह से, उनका वो अल्ट्राडायन सिक्रीशन उनकी। ठीक। फिर इंफ्राडायन सिक्रीशन क्या है, इंफ्राडायन सिक्रीशन इंफ्राडायन सिक्रीशन हमारी होती है 24 आवर्स से ज़्यादा। जैसे एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन है, वो 4 डेज़ की है, तो क्या होता है, ये 24 आवर्स से ज़्यादा है, इसको हम कहते हैं इंफ्राडायन। सही है। फिर हम हार्मोन्स की टाइप देखते हैं। हार्मोन की टाइप उनकी बेसिकली सिंथेसिस के ऊपर है कि वो कहाँ से उनका ओरिजिन हो रहा है। अगर स्टीरॉयड सिंथेसिस, स्टीरॉयड ओरिजिन है तो स्टीरॉयड हार्मोन, फिर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स और प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड्स। स्टीरॉयड क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या मतलब, वो उनके जो सिंथेसिस है वो कोलेस्ट्रॉल से हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वो, फिर हमारे सेक्स स्टीरॉइड्स जो हैं वो सारे हमारे क्या हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं। फिर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास दो आ जाती हैं, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन मेजर है। हिस्टीडीन या हिस्टामिन भी सही है, एग्जाम्पल है एक में, हिस्टीडीन हिस्टामिन बनाता है, ट्रिप्टोफैन हमारा सेरोटोनिन बनाता है, और टायरोसिन हमारा क्या करता है, थायराइड हार्मोन बनाते हैं। और कैटेकोलामीन्स, कैटेकोलामीन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रीनल मेडुलास रिलीज करते हैं। ये जो हमने स्टीरॉयड हार्मोन्स कहे वो कौन से थे, एड्रीनल कॉर्टेक्स के थे। कैटेकोलामीन्स एड्रीनल मेडुला के होते हैं। अब थायराइड जो है ओरिजिन उसका क्या है, वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, बट उसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स के ऊपर होंगी, जैसी होंगी। सही। फिर हमारा प्रोटीन्स की है, प्रोटीन्स के अंदर क्या आ जाते हैं, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, पैराथायरॉइड हार्मोन, ये सारे प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स की होती हैं। अब जैसे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिसेप्टर, अगर वो स्टीरॉयड हार्मोन है या फिर अमाइनो एसिड या प्रोटीन के डेरिवेटिव्स में से, उसके रिसेप्टर्स की लोकेशन सेल के अंदर डिफरेंट होगी। स्टीरॉयड हार्मोन्स के क्या होते हैं कि उनके सेल के अंदर होते हैं, वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं। और प्रोटीन्स के क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। प्रोटीन्स का क्या मसला है, स्टीरॉयड क्योंकि लिपोफिलिक होती है, लाइपोफिलिक होती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर देते हैं और सेल के अंदर आ जाएंगे हार्मोन्स। बट प्रोटीन्स इतने सेल मेम्ब्रेन को इतनी इजीली क्रॉस नहीं कर पाते, तो उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो हार्मोन रिसेप्टर्स हमने क्या देखे, दो टाइप्स के, इंट्रासेल्युलर और मेम्ब्रेनस रिसेप्टर्स। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स फिर और फर्दर क्लासिफाई होते हैं साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर के अंदर। साइटोप्लाज्मिक मतलब जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, और न्यूक्लियर मतलब जो कि न्यूक्लियर के अंदर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे। न्यूक्लियस के अंदर देखो, अब देखो हमने क्या कहा था, ये थायराइड स्टीरॉयड हार्मोन्स के वो है ना। बट न्यूक्लियर वाला हमारा क्या है, थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्या मतलब, है बना अमीनो एसिड से हुआ है, बट प्रॉपर्टीज कैसी हैं, स्टीरॉयड हार्मोन जैसी हैं। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर विटामिन डी और विटामिन ए भी डायरेक्ट उनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन से होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन, जैसे हमारे एड्रिनल एंड्रोजेंस हो गए या फिर सेक्स स्टीरॉइड्स हो गए, उनके हमारे किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। मेम्ब्रेनस रिसेप्टर्स के अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स के लिए, बट ये होते हैं 5 टाइप्स के। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कौन सी है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की हम थोड़ा डिटेल देखेंगे, और इसके अलावा इन चारों में क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इनका नाम हमें पता हो तो गुड है, और इनके फिर सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स, मतलब इनकी एक्टिविटी कैसे होती है, इतना मैकेनिज्म हमें इसका इनका नहीं करना, हमें ज़्यादातर करना है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब हम पहले जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स देख लेते हैं और फिर इंट्रासेल्युलर के ऊपर आ जाएंगे और इनके ऊपर। सही है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या मतलब, जी प्रोटीन वाला रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन क्या है, जी प्रोटीन एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है जो 3 सब यूनिट से बना हुआ है। हेट्रोट्राइमेरिक मतलब डिफरेंट,
ट्राइमेरिक मतलब 3 मॉलिक्यूल से बना हुआ है। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा सब यूनिट से बना हुआ है। अब होता क्या है, अब देखो रिसेप्टर है ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये जी प्रोटीन है हमारा, सही। जी प्रोटीन के साथ एक रिसेप्टर लगा होगा। अब जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, और जब जी प्रोटीन एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर होता है उसको वो क्या कर देते हैं, जीडीपी को जीटीपी के अंदर कर देते हैं। देखो स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, अल्फा बीटा और गामा है ना, अल्फा के साथ एक जीडीपी लगा हुआ है। जब जीडीपी लगा होगा तो जी प्रोटीन हमारा इनएक्टिव है, तो रिसेप्टर हमारा इनएक्टिव है। जब रिसेप्टर स्टिमुलस देगा फिर वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, और जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होता है तो इसका जीडीपी जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है तो ये अल्फा प्रोटीन अल्फा और जीटीपी, अब जीटीपी बन गया हमारा, वो जाते हैं एक एंजाइम के ऊपर, सेल मेम्ब्रेनस एंजाइम के ऊपर, और वो उसको एक्टिवेट करके सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल को सिंथेसिस या फिर एक्टिवेशन करते हैं, सही। ये हमारा क्या है, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन बाइंड्स विद एंजाइम टू जब व्हेन एक्टिवेटेड जी प्रोटीन बाइंड्स विद एंजाइम टू प्रोड्यूस सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल। अब जी प्रोटीन की स्पेसिफिकली 3 टाइप्स हैं। क्यों, क्या मतलब, जी प्रोटीन 3 चीज़ों से बन रहता है ना, तो अल्फा अगर स्टिमुलेटरी टाइप है तो जी एस होगा, जी स्टिमुलेटरी। अगर अल्फा के अंदर इनहिबिटरी क्वालिटीज़ हैं तो वो जी इनहिबिटरी होगा, और अगर हमारी तीसरी टाइप है जी क्यू, अगर अल्फा के अंदर कोई ये थर्ड टाइप होती है तो ये जी क्यू रिसेप्टर है। तो फिर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जी एस टाइप हो जाएगा, फिर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जी आई टाइप, और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जी क्यू टाइप। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काम कैसे करता है हमने अभी तो देख लिया, बट इसको थोड़ा डिटेल के अंदर देख लेते हैं। लिगेंड्स बाइंड टू द रिसेप्टर, लिगेंड क्या है, कोई भी एक्टिवेटिंग या स्टिमुलस मॉलिक्यूल जो कि स्टिमुलस या रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, स्टिमुलस हो या फिर रिसेप्टर को एक्टिवेट करे। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई भी हार्मोन, जैसे अभी हम एग्जांपल करें तो हमारे हार्मोन्स के अंदर, फिर जी लिगेंड बाइंड्स टू द प्रोटीन अटैक्स द जी प्रोटीन, एंड जी प्रोटीन क्या करता है, फिर जीडीपी अल्फा बॉन्ड जो है कन्वर्ट्स टू जीटीपी अल्फा बॉन्ड। अब ये कन्वर्जन जीटीपी से जीटीपी करवा कौन रहा है, ये अल्फा सब यूनिट खुद करवा रहा होता है। तो ये मतलब इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी है, मतलब अल्फा प्रोटीन के अंदर ही ये एक्टिविटी होती है कि वो जीटीपी को जीटीपी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी। जीटीपी अल्फा जब एक्टिव हो जाए, अब जीटीपी अल्फा हमारे पास आ गया, मतलब एक्टिव जब जी प्रोटीन एक्टिव हो गया तो इट बाइंड्स विद एन इंट्रासेलुलर प्रोटीन या फिर एंजाइम टू प्रोड्यूस सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल। एंड फिर सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम्स हैं या कोई भी एंजाइम्स जो हैं उनकी फॉस्फोरिलेशन करके एंजाइम की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। हमने अभी पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि फॉस्फोरिलेशन या डीफॉस्फोरिलेशन से हमारे एंजाइम्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। तो ये फॉस्फोरिलेशन करके कुछ एंजाइम्स को एक्टिव कर देगा या कुछ एंजाइम्स को डीएक्टिव कर देगा डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम, सही है। अब ये जो 3 टाइप्स हैं, स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी और जीक्यू, इनकी वेरिएशन, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो हैं कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं ये जी प्रोटीन, और कौन सा सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस वजह से इनकी टाइप्स आ गई हैं। तो जी स्टिमुलेटरी और जी इनहिबिटरी जो टाइप है वो हमारी किसको एक्टिवेट करती है, किसको इनहिबिट करती है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को। जब एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है CAMP, साइक्लिक AMP, उसको इंक्रीज कर देते हैं। जब देखो जब जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव होगा और CAMP इंक्रीज हो जाएगा। जब जी इनहिबिटरी हमारे स्टिमुलस हमारा जी इनहिबिटरी के ऊपर लगेगा तो वो क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेज को डीएक्टिवेट कर देगा। जब एडिनाइल साइक्लेज डीएक्टिवेट हो जाएगा तो इसके CAMP के लेवल सेल के अंदर कम हो जाएंगे, और CAMP आगे जाके करता क्या है, वो प्रोटीन काइनेस A को एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन काइनेस A आगे जैसे हमने बताया था कि फॉस्फोरिलेशन से सेल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, सही। फिर GI अगर लेट से है तो वो क्या करेगा, CAMP को ही जब कम कर देगा तो ये वाला पूरा पाथवे कम हो जाएगा। फिर GQ टाइप को देखते हैं, तो GQ टाइप का एंजाइम कौन सा है, वो डिफरेंट है, वो है हमारा फॉस्फोलाइपेज C। फॉस्फोलाइपेज C हमारा है GQ का, और GS और GI का क्या है, हमारा एडिनाइल साइक्लेज है। फॉस्फोलाइपेज C कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये 2 बनाते हैं, IP3 जिसको हम कहते हैं इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, या DAG दैट इज डायसाइल ग्लिसरॉल। ये अब जैसे हमारा साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेस A को एक्टिवेट करके फॉस्फोरिलेशन करवा रहा था, DAG हमारे प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट करके फॉस्फोरिलेशन करवाते हैं, और फिर सेल रिस्पॉन्स होगा, सही है, डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम जिसकी भी फॉस्फोरिलेशन हुई है। इसके अलावा हमारा फॉस्फोलाइपेज C जो सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम कहते हैं इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट क्या करते हैं, RER को ऊपर जाता है और वहाँ से कैल्शियम का रिलीज करते हैं। कैल्शियम साइटोप्लाज्म में जब आ जाएगा तो हमारा कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स बना के प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करते हैं, या फिर कैल्शियम खुद जैसे हमारा मसल्स के अंदर कैल्शियम क्या करता है, रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, सही हो गया। तो कैल्शियम 2 करता है, या तो सेल रिस्पॉन्स खुद क्रिएट कर देगा या अगेन प्रोटीन काइनेस के थ्रू फॉस्फोरिलेशन करवा के एंजाइम्स को सेल रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। अब कौन से हार्मोन्स कौन से रिसेप्टर्स के लिए बनते हैं इसको हम देख लेते हैं। एंटीरियर फॉर एग्जांपल GS को अब हम देखते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स जो हैं मेजर वो किस टाइप के होते हैं, GS टाइप के होते हैं। क्या मतलब, अब लेट्स से हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का हमारा है हार्मोन प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन क्या करेगा, GS अपना जो रिसेप्टर होगा उसके ऊपर जाएगा, उस रिसेप्टर की क्या टाइप होगी, GS टाइप होगी। तो जब प्रोलैक्टिन GS पे लगेगा वो सेल के अंदर क्या कर देगा, CAMP इंक्रीज कर देगा, और जब CAMP लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे सेल के अंदर प्रोलैक्टिन की वजह से, तो वो एंजाइम्स की फॉस्फोरिलेशन करवा के उनको लेट्स से प्रोलैक्टिन का है मिल्क सिक्रीशन, तो मिल्क की प्रोडक्शन को वो इंक्रीज करवा देगा, फॉर एग्जांपल ये। फिर सोमैटोस्टैटिन्स हमारे इनहिबिटरी हैं, तो वो जब लगेंगे रिसेप्टर के ऊपर तो CAMP डिक्रीज हो जाएगा। फिर GQ की क्या एग्जाम्पल है, GQ की एग्जाम्पल है रिलीजिंग हार्मोन्स, ऑल द रिलीजिंग हार्मोन, जैसे हमारा हो गया हाइपोथैलेमस की तरफ से हो गया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया हमारे से। तो एक्सेप्ट CRH जो कि यहाँ की एग्जांपल थी, बाकी सारे रिलीजिंग हार्मोन्स हमारे क्या हैं, GQ टाइप के, मतलब जब भी वो सेल पे लगेंगे तो फॉस्फोरिलाइपेज C को एक्टिवेट करेंगे और फिर उससे कैल्शियम लेवल्स ऑफ द सेल इंक्रीज हो जाएगा।
सही है। इसके अलावा अब इनको देखो वन बाय वन, सही है। पहले हम देखते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स किसके होते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा। अल्फा 1 क्या है? GQ है, अल्फा 2 क्या है? GI है, और फिर GS। उल्टा जा रहे हैं हम। क्या मतलब? जब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर लगेंगे तो सेल के अंदर क्या होगा? कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा। फिर एपिनेफ्रिन अगर अल्फा 2 के ऊपर लग रहा है तो सेल के अंदर क्या होगा? CAMP डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनहिबिटरी है। और फिर जब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बीटा एपिनेर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर लगते हैं तो वो CAMP ऑफ द सेल इंक्रीज कर देते हैं, और फिर वो आगे जो भी एक्टिविटी शो करे। ऐसे ही हमारा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसके भी 2 रिसेप्टर्स हैं, V1 जो कि GQ है और V2 जो कि GS है। वो अगर GQ पे लगता है, V1 पे मतलब ADH जब V1 पे लगता है तो क्या करेगा? कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर देगा, और ADH जब V2 पे लगेगा तो क्या करेगा? हमारा CAMP इंक्रीज कर देगा। यही काम एसिटाइलकोलाइन का भी है। एसिटाइलकोलाइन के भी 2 रिसेप्टर्स हैं। कौन कौन से? मस्कैनिक रिसेप्टर्स होते हैं। इसकी टाइप 2 और 4 इनहिबिटरी हैं, और टाइप 1, 3, 5 GQ हैं, सही है। ये हमारा था पूरा क्या? हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अलावा हमने 3-4 और पढ़े थे, उनका हमें बस याद रखना कि सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, और एग्जांपल क्या है? एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसकी एग्जांपल है। मतलब ये इस वाले पे लगेंगे, इस रिसेप्टर पे लगेंगे। इंसुलिन कौन से टाइप ऑफ रिसेप्टर पे लगता है? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के ऊपर, हमें ये इंपॉर्टेंट है। और ग्रोथ हार्मोन हमारा जेक्सटैट पाथवे या साइटोकाइनिन रिसेप्टर के ऊपर लगता है, सही। ये हमारे हैं सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। ये हैं हार्मोन जो कि इन रिसेप्टर्स के ऊपर लग रहे हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हमने कौन कौन से देखे? देखो हमने कहा था रिसेप्टर्स 2 टाइप के होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स जो कि मेम्ब्रेनस के ऊपर होते हैं, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो कि हमारे होते हैं साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर फॉर किसके? स्टीरॉइड्स के ऊपर, स्टीरॉइड्स के लिए। तो इसकी भी 2 टाइप्स हैं। हमने कहा साइटोप्लाज्मिक होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं। न्यूक्लियर वाले को टाइप 2 कहते हैं और साइटोप्लाज्मिक को हम कहते हैं टाइप 1। अब होगा क्या? स्टीरॉइड हार्मोन हमने कहा कि सेल के अंदर आराम से घुस जाते हैं। अब अगर हार्मोन साइटोप्लाज्म वाले रिसेप्टर के ऊपर लगेगा तो क्या कहते हैं? होमोडाइमर बनाते हैं। होमो मतलब सेम, और डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये देखो अब इस पिक्चर से समझते हैं। पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तो पिक्चर को खुद एक्सप्लेन करने से हमें रिकॉल ज़्यादा सही से होता है। अब यहाँ क्या है? हार्मोन सेल के अंदर आते हैं और फिर रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर हमने कहा होमोडाइमर बना रहे हैं, सही। इसके अंदर एक और पार्ट है ये वाला, हीट शॉक प्रोटीन। तो साइटोप्लाज्म के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, हार्मोन आने से पहले वो ब्लॉक्ड होते हैं ताकि उनके ऊपर कोई और चीज़ ना आ जाए, तो वो ब्लॉकर क्या है? साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर्स के लिए जो ब्लॉकर है वो है हीट शॉक प्रोटीन, सही हो गया। और फिर जब ये होमोडाइमर बन के जाएगा फिर वो जीन एक्सप्रेशन शो करते हैं, वो जाएगा DNA के ऊपर और फिर जीन एक्सप्रेशन या फिर रेगुलेशन करेगा किसी भी जीन की सिंथेसिस वगैरह, सही। स्टीरॉइड हार्मोन डिफ्यूज इनसाइड द सेल फॉर्म्स होमोडाइमर एंड बाइंड्स विद द DNA फॉर जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, सही। न्यूक्लियर जो कि टाइप 2 है वो क्या है? अब हमारा हार्मोन आता है सेल के अंदर, फिर वहाँ डायरेक्ट चला जाएगा किसके अंदर? हमारे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर डाइमर हेटेरोडाइमर के साथ ब्लॉक्ड है, सही। वो जाएगा कनेक्ट करेगा और उसको हमारे ब्लॉकर को रिमूव कर देगा, और इसके अंदर जो ब्लॉकर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेसर कहते हैं, सही। अब जीन एक्सप्रेशन फिर वो क्या कहेगा? बाइंड्स विद हेटेरोडाइमर रिसेप्टर ऑन द DNA। ये देखो ये हमारा रिसेप्टर और ये रिसेप्टर के साथ कोई और मॉलिक्यूल हेटेरोडाइमर है, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है हेटेरोडाइमर और फिर जीन एक्सप्रेशन शो करेगा, सही। इसके अंदर क्या था? हीट शॉक प्रोटीन को रिमूव करके होमोडाइमर बना था। इसके अंदर क्या है कि को रिप्रेसर को रिमूव करके रिप्रेस कर रहा था, है ना, रिसेप्टर की, फिर हेटेरोडाइमर बनाएगा, सही। ये थे कौन से? ये दोनों जो हमने अभी मेथड्स पढ़े इंट्रासेलुलर के, ये सारे किसके ऊपर थे? जीन के ऊपर है ना। अब जीन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं? स्लो होते हैं। जब तक जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो, फिर mRNA बने, फिर mRNA के बाद प्रोटीन बने, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो, दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है बहुत। तो न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स शोज जीनोमिक एक्शंस, जीन को रेगुलेट करते हैं बट विच इज स्लो, सही। तो अगर इन हार्मोन्स का कोई एक्शन है जो कि हमें इंपॉर्टेंट चाहिए, जैसे जो हार्मोन हमारा थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन का कोई फास्ट एक्शन हमें चाहिए, तो क्या होगा? वो इसके ऊपर और इसके ऊपर तो लगने से रहा, क्योंकि ये स्लो है, तो वो मेम्ब्रेनस रिसेप्टर्स के ऊपर भी लग जाते हैं और अपना फास्ट एक्शन शो करते हैं। कुछ फास्ट एक्शन की एग्जांपल यहाँ दी हुई है। फॉर एग्जांपल नॉन जीनोमिक एक्शन ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन इज फास्ट, किसके वाया सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होती है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन वेजोडाइलेशन कॉज करता है। अब वेजोडाइलेशन कॉज करने के लिए अगर ये जीनोमिक एक्शन की तरफ जाएगा तो बहुत ही स्लो है, तो एस्ट्रोजन डायरेक्ट मेम्ब्रेन के ऊपर लग के वेजोडाइलेशन कॉज करता है। प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजेस कैल्शियम इनफ्लक्स इन स्पर्म्स ड्यूरिंग एक्टोसोमल रिएक्शन, और विटामिन डी इंक्रीजेस अपटेक ऑफ कैल्शियम, सही है। ये हमारी पूरी रिसेप्टर फिजियोलॉजी इतनी है कि हमने कौन कौन से रिसेप्टर्स पढ़े, सेल सिग्नलिंग की टाइप्स पढ़ी, फिर कैसे रेगुलेट होते हैं रिसेप्टर्स की टाइप, फिर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे काम करता है, वो देखा हमने। और इसके अंदर ये वाला रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब हम हार्मोन्स 1 बाय 1 करेंगे ना तब हमें अंदाजा, तब उसके साथ हमारे ये कवर हो जाते हैं। जैसे अभी हम ADH VH करेंगे, V1 V2 करेंगे तो हमारी ये कवर हो जाएगा। फिर एसिटाइलकोलाइन के रिसेप्टर्स के साथ एसिटाइलकोलाइन के साथ हो जाएगा। मतलब इट्स गुड कि याद हो जाए, बट अगर याद नहीं हो रहा तो टाइम वेस्ट करने की इसकी जरूरत नहीं है। हम 1 बाय 1 जब ये करेंगे हार्मोन्स तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता कवर होता जाएगा, सही है। ये हमारी हो गई रिसेप्टर फिजियोलॉजी। अब हम 1 बाय 1 हार्मोन्स को देखते हैं, कौन से हार्मोन्स हमें करने हैं और फिर क्या क्या करना है, सही है।